नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सच्ची हिंदी कहानी में। आइए कहानी शुरू करते हैं। विकास और पायल दोनों कपल हैं। विकास की उम्र 32 साल है, तो वहीं पायल 29 की है। उनका एक ही लड़का है जो मुंबई में पढ़ता है। विकास एक गठीले बदन के सुंदर और रोमांटिक पति हैं, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं। उनके साथ बिताएं हर पल का आनंद लेना उन्हें पसंद है। उनके परिवार की पुरानी जमीनें और संपत्ति है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। पैसे की कोई कमी नहीं और नवाबी शौक भरपूर है। पायल एक समझदार और सुंदर महिला है, जो अपने परिवार और रिश्तों का पूरा ख्याल रखती है। उसका आकर्षण और शालीनता उसकी खास पहचान है। यह जोड़ा शहर की एक पॉश कॉलोनी में अपनी पुश्तैनी कोठी में रहता है और उनका जीवन काफी व्यवस्थित और खुशहाल है। विकास को नए नए अनुभव लेना पसंद है और पायल भी उसका साथ देती है। मसलन लॉन्ग ड्राइव पर चलती गाड़ी में या किसी सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर, यहां तक कि अंधेरी रात में खुली छत या लॉन में भी दोनों को खूब भाता है। पायल को आइसक्रीम और चॉकलेट बहुत पसंद है, तो विकास और पायल आइसक्रीम और चॉकलेट का भी हर तरह से इस्तेमाल किया करते हैं। दोनों की लाइफ मस्त चल रही थी। विकास को नए अनुभवों की तलाश थी। वह अपने साथ 2 या 3 और लोगों को शामिल करना चाहते थे, लेकिन पायल इसके लिए तैयार नहीं थी। हालांकि दोनों साथ में बिताए पदों को रोमांचक और खास बनाने के लिए वे किसी दोस्त का नाम ले लेते तो उन्हें कुछ नया ही अनुभव होता था। पायल ने अपना दिन का समय काटने के लिए अपनी कोठी के पीछे ही एक छोटा सा पर सुंदर बूटी खोल रखा था, जिसमें वह केवल लेडीज गारमेंट्स ही रखती थी। उनकी पसंद के नाइटवियर भी बेहद आकर्षक और आरामदायक होते थे। हालांकि उन्हें खुद नाइटवियर पहनने का अधिक मौका नहीं मिलता था, क्योंकि विकास को कम पहनावे में ही आराम महसूस होता था। तो अक्सर डिनर के बाद वे कम या आरामदायक कपड़ों में ही समय बिताते और घर का माहौल एकदम सहज हो जाता था। विकास को इस आदत की इतनी आदत हो गई थी कि जब कभी मेहमान आते तो उन्हें शाम को वही सुबह का ट्रैक सूट पहनना पड़ता। पायल ने भी इस तरह के अवसरों के लिए 1-2 आरामदायक गाउन रख लिए थे। हर सुबह दोनों ट्रैक सूट में ही मॉर्निंग वॉक पर जाते और लौटकर लॉन में चाय का आनंद लेते। एक दिन दोपहर में विकास का फोन आया कि उनके एक अच्छे दोस्त ने उन्हें ताज होटल में डिनर के लिए आमंत्रित किया है। पायल का सौंदर्य पहले से ही मनमोहक था। रात को उसने काले रंग की साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहना और डायमंड सेट ने उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। विकास भी उसे देखकर बेहद खुश हुए। वह तो फुल मूड में आ गए थे, पर मेकअप खराब होने की धमकी देकर पायल ने उन्हें रोका। ताज में विकास के मित्र मनोज अपनी पत्नी पिंकी के साथ आए थे। दोनों विकास पायल के ही उम्र के ही थे। मनोज पायल को गहरे व्यक्तित्व वाले गोरे और लंबे एक हंसमुख व्यक्ति लगे, या यूं कहें कि मनोज उसे रोमांटिक लगे। जब मनोज ने उससे हाथ मिलाया तो पायल को अजीब सा एहसास हुआ। पिंकी एक पंजाबी सूट में थी, वो भी बेहद आत्मीयता के साथ मिली। डिनर पर सभी ने हसीन जात में समय बिताया और एक खुशनुमा माहौल बना रहा। रात को 1 बजे विकास और पायल घर लौटे। उस रात का माहौल खास था। आज तो धमाल होना तय था और हुआ भी, पर आज एक नई बात थी कि विकास के एक अंदाज में मनोज का जिक्र कर दिया और पायल से पूछ लिया कि अगर मनोज तुम्हारे साथ हो तो कैसा लगेगा। पायल एक बार तो सिहर गई, पर तुरंत ही संभल कर बोली, तुम भी ना पता नहीं कहां की बात ले आते हो। खैर, बात वहीं खत्म हो गई। 2 दिन बाद पायल अपने बुटीक में व्यस्त थी। कुछ महिलाएं वहां सामान देख रही थी। तभी मनोज वहां आए। उनके हाथ में एक सुंदर गुलाबों का गुलदस्ता था। मनोज ने मुस्कुराते हुए गुलदस्ता पायल को सौंप और अभिवादन किया। पायल ने उनसे कहा, इसकी क्या जरूरत थी? मनोज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगले हफ्ते पिंकी का जन्मदिन है, तो उसके लिए कुछ अच्छे सूट लेने आए हैं। पायल ने मनोज से पूछा, कैसे सूट पसंद करेंगे? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आपको सबसे अच्छे लगे वहीं दे दीजिए। पायल ने बाकी ग्राहकों से पेमेंट लेकर उन्हें विदा किया और फिर मनोज को सूट दिखाने लगी। मनोज सूट कम और पायल को ज्यादा देख रहा था।
पायल ने भी यह महसूस किया, पर उसे भी मनोज की नजदीकी अच्छी लग रही थी। मनोज ने 2 महंगे से सूट पसंद किए और काउंटर पर आकर पायल को पेमेंट किया। पायल ने मनोज को कहा, अब थोड़ी देर रुक जाइए, कॉफी पीकर जाइएगा। मनोज को तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। पायल बुटीक को सेल्स गर्ल के ऊपर छोड़कर मनोज को लेकर ड्राइंग रूम में आ गई और फटाफट कॉफी बनाकर ले आई। कॉफी पीते समय पायल और मनोज काफी खुला गए थे। चलते समय मनोज ने पायल से हाथ मिलाया। पायल को मानो करंट सा लगा, पर मनोज का कुछ जादू ऐसा छाया था कि उसने मनोज के हाथ में अपना हाथ दे दिया। मनोज ने मौके का फायदा उठाते हुए पायल से पूछा, फ्रेंड्स? पायल ने भी हंसकर जवाब दिया, यस फ्रेंड्स। मनोज मुड़कर ड्राइंग रूम से निकल ही रहा था कि वापस पलटा और पायल के माथे पर एक प्यारा सा किस कर दिया। पायल इसके लिए तैयार नहीं थी, पर दिल बेकाबू था, तो वो मना ना कर सकी। नितिन चला गया, पर छोड़ गया पायल के मन में एक तूफान। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर इतनी कमजोर कैसे पड़ गई। आखिर कोई तीसरा उसके और विकास के बीच में कैसे आ सकता है। तभी विकास का फोन आ गया। वो पूछ रहा था कि क्या मनोज आया था। विकास ने पायल को बताया कि मनोज को कुछ सूट लेने थे और वो संकोच कर रहा था। तो विकास ने ही मनोज से कहा था कि अकेले जाओ और देखना, पायल तुम्हें अच्छे से अटेंड करेगी और बिना कॉफी या चाय पिलाया नहीं भेजेगी। पायल बोल नहीं पा रही थी, बस उसने विकास से कहा शाम को घर जल्दी आ जाना। विकास का फोन रखा ही था कि तभी पायल को मनोज का मैसेज आ गया। उसने कहा कि पता नहीं कैसे उससे यह गलती हो गई और एक अच्छे दोस्त की तरह वो पायल से दोस्ती करना चाहता है। पायल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जो हुआ उसे भूलकर उसने 1 घंटे की नींद ली और फिर विकास का इंतजार करने लगी। उसका मन बुटीक में नहीं लग रहा था। उसने बुटीक में कैमरा लगा रखा था, तो वह घर पर ही रही और कैमरे से बुटीक की निगरानी करती रही। 5 बजे बुटीक बंद करके पायल ब्यूटी पार्लर चली गई और फुल बॉडी वैक्सिंग और मसाज कराया। 6 बजे तक वह घर पर आ गई। आधे घंटे बाद विकास भी घर आ गए। आज पायल के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और उधर विकास को मनोज ने भी पायल की बहुत तारीफ कर दी थी। तो विकास ने आते ही पायल को गले से लगाकर प्यारा सा किस किया। पायल भी आज कुछ अलग ही फील कर रही थी, तो उसने भी अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। सच तो यह था कि जो कुछ भी हुआ, इस समय पायल को उसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। इसीलिए उसने मनोज को इट्स ओके का मैसेज करके उसके भेजे मैसेज डिलीट कर दिए थे। पायल ने विकास के लिए चाय और पकोड़े बनाकर बाहर लॉन में ले गई। आज विकास भी फुल मूड में था। टॉपिक था सिर्फ नितिन। दिल में तो पायल के भी नितिन ही बस गया था। विकास ने उसे बताया, नितिन कह रहा था कि पायल के बुटीक में कलेक्शन अच्छा है और वो अपने सर्किल में भी उसे प्रमोट करेगा। विकास हंसकर बोला, मनोज तो तुम पर फिदा सा हो गया है। पायल ने विकास के गाल पर हल्के से चपत लगाकर बोली, तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? विकास हंसकर बोला, जलन क्यों होगी? आखिर अगर पायल का कोई अच्छा दोस्त बनता है और वो अगर तुमसे प्यार भी करने लगता है तो बढ़िया बात है। पायल का दिल और जवान हो जाएगा, साथ ही उसका सौंदर्य और भी निखर जाएगा। पायल जानती थी कि विकास इस मामले में बहुत खुली सोच रखता है। रात को विकास और पायल साथ में आराम के पल बिता रहे थे। अचानक पायल ने विकास से कहा, मनोज को अकेले मत भेजना। विकास ने पूछा, क्यों? पायल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर कल को तुम ही मुझ पर शक करने लगो या फिर मनोज ने कुछ गलत समझ लिया तो। इस पर विकास हंसते हुए बोला, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मनोज भी एक समझदार इंसान है। शहर के बड़े लोगों में उसकी अच्छी छवि है। तुम्हारी दोस्ती से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पायल मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन फिर भी अगर नितिन ने अपनी लिमिट क्रॉस की तो। विकास हंसते हुए बोला, तो क्या होगा? तुम्हारे पास 2 विकल्प तो हैं। विकास ने फिर पायल को अपने पास बुलाया। पायल समझ गई कि विकास क्या चाहता है और उसने भी उसका पूरा साथ दिया। विकास बेहद खुश था और बोला, अगर तुम इसी तरह से करोगी तो देखना मनोज भी पागल हो जाएगा। पायल भी मुस्कुराई और बोली, हाँ देखना, उसे भी मैं अपनी खासियत जरूर दिखाऊंगी। दोनों हंसते रहे और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए समय बिताया।
फिर दोनों आराम से सोने चले गए। सोने से पहले पायल ने अपना फोन चेक किया और देखा कि मनोज का स्वीट ड्रीम्स का मैसेज आया था। पायल ने भी गुड नाइट का मैसेज भेजा और दोनों मैसेज डिलीट कर दिए। अगले दिन मनोज ने कई बार संदेश भेजे और फोन भी किया, लेकिन पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वह मनोज की बेसब्री का अनुभव कर रही थी और इसे थोड़ा आनंद के रूप में ले रही थी। शाम को विकास के आने से पहले उसने किचन का सारा काम निपटा लिया और सोचा कि आज का शाम का समय वह विकास के साथ बिताएगी। शाम 7 बजे विकास ने फोन किया तो पायल ने उसे जल्दी आने के लिए कहा। विकास ने कहा, मनोज मेरे पास ही बैठा है, कहो तो उसे भी साथ ले आऊं। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा तुम्हें सही लगे, और फोन काट दिया। पायल फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई। नहाकर उसने एक लॉन्ग मेरी पहन ली, बालों को स्टाइलिश ढंग से सेट किया और हल्का सा मेकअप भी किया। उसका लुक आज एकदम आकर्षक था। उसने किचन में कुछ कटलेट भी तैयार कर लिए। वह जानती थी कि अगर विकास 8 बजे के बाद आते हैं और मनोज भी उनके साथ होते हैं तो शायद ड्रिंक्स का सिलसिला चल पड़ेगा और फिर डिनर। हालांकि विकास आमतौर पर ड्रिंक्स के शौकीन नहीं थे, पर खास मौकों पर और दोस्तों के साथ अक्सर 1-2 पेग ले लिया करते थे, और कभी कभी पायल भी उनका साथ दे देती थी। विकास 7 बजे आए। अकेले ही आते ही उन्होंने पायल को गले से लगाया और बोले, मनोज थोड़ी देर में आएगा, आज तुम्हें देखकर उसकी तो तबीयत खुश हो जाएगी। यह सुनकर पायल मुस्कुरा उठी। विकास ने जल्दी से एक गिलास जूस पिया और नहाने चले गए। फिर जीन्स और टी-शर्ट पहनकर बाहर आए। ड्राइंग रूम में उन्होंने म्यूजिक चालू कर दिया और मस्ती में पायल का हाथ पकड़कर डांस करने लगे। थोड़ी देर बाद मनोज भी आ पहुंचा। मनोज भी जीन्स और रेड टी-शर्ट में थे। उसने तमीज से पायल को नमस्ते कहा और पायल ने गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। विकास ने पायल से इजाजत मांगी कि वे लोग ड्रिंक कर लें, जिस पर पायल ने हंसते हुए कहा, मैंने पहले से ही सब तैयारी कर रखी है। पायल की इस बेबाकी पर विकास और नितिन दोनों थोड़े चकित हुए। पायल ट्रॉली लाकर रखी जिसमें स्नैक्स और ड्रिंक्स थी। हंसी मजाक के बीच विकास ने 2 ड्रिंक्स बनाई और पायल अपने लिए कोक का गिलास ले आई। म्यूजिक के साथ माहौल हल्का और खुशनुमा था। विकास ने नितिन से कहा कि अगर उसे अच्छा लगे तो वह पायल के साथ थोड़ा डांस कर सकता है। पहले तो नितिन थोड़ा संकोच में था, पर पायल की मुस्कुराहट और अप्रोच ने उसे सहज कर दिया और उसने पायल का हाथ पकड़कर डांस शुरू किया। विकास ने उठकर लाइट डिम कर दी, जिससे माहौल और खुशनुमा हो गया। विकास ने ड्रिंक लेते हुए जानबूझकर नितिन और पायल को कुछ बातचीत का अवसर दिया। हालांकि विकास की उपस्थिति का एहसास दोनों को था। अचानक विकास का फोन बजा और वह उसे सुनने के लिए कमरे से बाहर चला गया। विकास के बाहर जाते ही मनोज और पायल के बीच थोड़ी सहजता आ गई। मनोज ने पायल के कंधे को हल्के से छुआ और दोनों धीमी गति से डांस करने लगे। जैसे ही विकास के वापस आने की आहट हुई, दोनों ने तुरंत अपने कदम रोक लिए और सोफे पर बैठ गए। उन्हें यह मालूम नहीं था कि विकास फोन का बहाना बनाकर बाहर गया था और छिपकर दोनों की बातचीत देख रहा था। विकास और रूसब की ड्रिंक खत्म हो गई थी, तो विकास ने एक और ड्रिंक बनाई और पायल के मना करने पर भी उसकी कोल्ड ड्रिंक में हल्का सा विस्की मिला दी। इस दौरान तीनों में मस्ती और हसीन जाग का माहौल बन गया और मजाक थोड़े खुलकर हो रहे थे। पायल किचन से कुछ स्नैक्स लेकर आई क्योंकि अब डिनर की योजना न के बराबर थी। पायल ने देखा कि विकास एक और ड्रिंक बना रहा है। उसने हल्के से उसे टोका, अब और नहीं, आज तो बहुत हो गया। पर विकास और मनोज ने कहा, यह बस आखिरी है। विकास ने पायल का हाथ पकड़कर उसे अपने और मनोज के बीच बैठा लिया और अपने गिलास से एक सिप उसे भी दे दी। पायल को इसका स्वाद थोड़ा कड़वा लगा। इसी बीच मनोज ने भी अपना गिलास उसे ऑफर किया। पायल ने माना कर दिया कि मैं नहीं पीती, पर नशे के सुरूर में मनोज ने उससे रिक्वेस्ट की तो विकास ने भी जोर देकर उससे एक सिप लेने को कहा। पायल ने थोड़ा सा और पी लिया। अब तीनों पर नशा हावी होने लगा था। नशे में सभी थोड़े से ओपन होकर बात कर रहे थे। नशा पायल पर हावी हो गया था। विकास ने मनोज की परवाह किए बिना ही पायल का हाथ पकड़ते हुए उसे सहजता से अपनी ओर खींचा।
मनोज के लिए यह एक अनहोनी थी। अब स्थिति ऐसी थी कि कुछ भी हो सकता था। तभी विकास को होश आया कि अगर उसने मनोज को नहीं रोका तो मनोज किसी भी हद तक गुजर जाएगा, और विकास अभी मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं था। विकास ने अचानक कहा, अब बस करते हैं, रात काफी हो चुकी है। यह कहते हुए उसने हल्के से पायल को अपने से थोड़ा दूर कर दिया। विकास के इस तरह रुकने पर मनोज को थोड़ा बुरा लगा, पर वो अपनी स्थिति को संभालते हुए बोला, ठीक है, अब मैं भी चलता हूं, आप लोग एंजॉय करो। मनोज के जाते ही विकास ने पायल को अपने पास बुलाया और दोनों बिस्तर पर चले गए। थोड़ी देर बाद थकान के कारण सो गए। सुबह के 6 बजे विकास की आंख खुली। उसने देखा कि पायल अभी भी सो रही थी और उसका मोबाइल पास में रखा था। जिज्ञासा के कारण उसने मोबाइल देखा तो पाया कि रात को 1 बजे पायल ने नितिन से लगभग आधे घंटे तक बात की थी। इससे विकास को थोड़ा बुरा तो लगा कि जब मैं किसी बात को मना नहीं कर रहा तो यह बातचीत छिपाकर क्यों हुई। लेकिन उसने तुरंत सोचा कि इस पूरे मामले को हवा तो उसी ने दी है और इसमें हर्ज भी क्या है। अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है तो फिर इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है। उसने खुद को समझाया और मूड को हल्का करते हुए पायल को प्यार से अपने पास खींच लिया। पायल हड़बड़ाकर उठी और विकास को देख हंस दी। समझ गई कि अब विकास पूरी तरह खुश था और अब जंग की पूरी तैयारी है। बाद में नहाते समय उसने खुद ही विकास को बता दिया कि रात को उसकी नितिन से थोड़ी बात हुई थी। पायल की इस ईमानदारी से विकास की रही सही शिकायत भी दूर हो गई। और जब पायल ने उससे पूछा, तुम्हें बड़ा तो नहीं लगा, तो विकास ने मुस्कुराकर कहा, जो भी करना है करो, बस मुझसे कुछ भी ना छिपाना तो मुझे कुछ भी बड़ा नहीं लगेगा। विकास के ऑफिस जाने के बाद पायल ने इस बारे में विचार किया और उसे महसूस हुआ कि विकास जितना विश्वास रखने वाला और खुले विचारों वाला पति मिलन मुश्किल है। उसने समझा कि विकास के लिए यह सब सहज है, और रहा सवाल पायल और मनोज की नजदीकी का, तो वो तो केवल मृगमारीचिका है। अगर पायल विकास की रजामंदी से बिना कुछ छिपा करती है तो सब ठीक है, और अगर विकास से छिपाकर करती है तो यह विकास के साथ एक धोखा है। अगर ऐसा होगा तो सिवाय उसकी गृहस्थी खराब होने के उसके पास कुछ नहीं बचेगा। विकास और पायल दोनों को इस रिश्ते में पारदर्शिता चाहिए थी। विकास ने यह भी बताया कि उसने कल रात दोनों को एक दूसरे के करीब देखा था, पर उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उसने पायल से बस यही कहा कि वह मनोज से बात कर सकती है, पर उसे ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह की बदनामी ना हो। असल में विकास को इन सबसे कोई ऐतराज नहीं था। वो इसे जिंदगी को और हसीन बनाने का जरिया मानता था। उसका मानना था कि यदि पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास हो तो ऐसी रिलेशनशिप से उनका आपसी रिश्ता और मजेदार हो जाता है। इसीलिए उसने पायल को रोका नहीं, बल्कि उसे और प्रेरित किया, क्योंकि उसे पायल की समझदारी पर भरोसा था। पायल ने भी तय कर लिया कि वो किसी भी हद तक जाकर विकास का साथ देगी और उससे कुछ छिपाएगी नहीं। यह उसने और विकास दोनों ने माना कि इस रिलेशनशिप में हर बात बताई नहीं जा सकती। अब पायल का मन काफी हल्का था। दिन में मनोज के मैसेज भी आए और फोन भी। पायल ने उसे स्पष्ट कर दिया कि विकास को उनकी दोस्ती पर ऐतराज नहीं, पर मनोज कभी भी विकास को हर्ट ना करे। मनोज ने एक बार मिलने को आना चाहा तो पायल ने कहा, आज नहीं, फिर कभी। आज पिंकी का बर्थडे भी था। पायल ने उसे फोन पर विश किया तो पिंकी ने हंसकर बात करी, और मनोज ने जो उसे सूट गिफ्ट किए थे उनकी तारीफ करी। दोपहर को पिंकी ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी। उसमें उसने पायल को भी बुलाया। पार्टी में पायल ने पहुंचकर पिंकी को गले लगाकर विश किया और उसे एक महंगा परफ्यूम गिफ्ट किया। पिंकी ने अपनी सहेलियों से पायल को अपनी नई सहेली बताकर परिचित कराया। पार्टी के बाद पायल सारा काम समेटकर ही घर गई और इस बीच वह और पिंकी खूब खुल भी गई थी। पिंकी ने पायल को रिटर्न गिफ्ट में एक पैक दिया, जिसे घर आकर जब पायल ने खोला तो पाया कि वह एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक नाइटवियर था। पायल ने फोन करके पिंकी को थैंक्स दिया और कहा कि कभी घर आना। पिंकी बोली, ठीक है, मैं परसों दोपहर को आऊंगी। तो पायल ने कह दिया, ठीक है, जरूर आना, हम लंच साथ में ही करेंगे।
दोपहर बाद विकास ने पायल को फोन करके बताया कि उसे अगले दिन सुबह की फ्लाइट से चेन्नई जाना है। ऑफिस की एक मीटिंग है, इसलिए वह परसों तक लौट आएगा। पायल ने पूछा, क्या मैं भी चलूं? यहां अकेले मन नहीं लगेगा। इस पर विकास हंसते हुए बोला, मीटिंग में व्यस्त रहूंगा, तुम्हें भी समय नहीं दे पाऊंगा। वैसे भी बस 2 दिन की ही बात है। और यहां तुम्हारे साथ मनोज तो है ही। रात को जब दोनों बिस्तर पर थे तो पायल ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर मनोज ने थोड़ी ज्यादा छेड़खानी की तो? विकास ने उत्तर दिया, बिना तुम्हारी मर्जी के वो कुछ नहीं करेगा। और अगर तुम्हें उसकी कोई बात अच्छी लगती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगले दिन विकास सुबह ही चेन्नई के लिए निकल गया। पायल आज पूरे मस्ती के मूड में थी। उसने नहाकर लंबी स्कर्ट और टॉप पहना, एक बेहतरीन परफ्यूम भी लगाया जिससे उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। आज उसे एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि जीवन में कुछ नए अनुभव जुड़ने वाले हैं और उसे बस अपने होश में रहकर इस अनुभव का आनंद लेना था। करीब 1 बजे मनोज का फोन आया। संभवतः विकास ने उसे बता दिया था कि वह बाहर जा रहा है। मनोज और पायल की बात काफी देर तक चली। मनोज ने आने के लिए पूछा तो पायल ने शाम का समय दिया, क्योंकि वह चाहती थी कि सभी काम निपटाने के बाद वे आराम से मिल सकें। हालांकि 1 घंटे बाद ही मनोज और पिंकी साथ में 2-3 अन्य महिलाएं अचानक पहुंच गए। पिंकी उन सभी को सूट दिखाने लाई थी और मनोज के पास तो पायल से मिलने का बहाना मिल गया था। पायल ने सरसगल से ठंडा पानी लाने को कहा और खुद ही सूट दिखाने लगी। सबकी नजरें बचाकर मनोज ने एक लाल गुलाब पायल के काउंटर पर रख दिया, जिसका पायल ने हल्की मुस्कान से स्वागत किया। सबको उसका कलेक्शन बहुत पसंद आया और इस दौरान 10 से 12 हजार की अच्छी बिक्री भी हो गई। पिंकी और उसकी सहेलियां बहुत ही मिलनसार और हंसमुख थीं। सभी ने कहा कि रोश अब आपके कलेक्शन की बहुत तारीफ कर रहे थे और उन्हीं के कहने पर हम यहां सूट देखने आए हैं। चले जाते समय पायल ने सबसे हाथ मिलाया और मनोज से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। जाते जाते मनोज ने अपनी गाड़ी की चाबी जानबूझकर काउंटर पर छोड़ दी, जिसे पायल ने देख भी लिया और उनका इरादा भी समझ गई। इसलिए वह बाहर नहीं गई और उनके बाहर जाते ही पानी के गिलास अंदर घर पर रखने को कह दिया। तभी मनोज वापस लौटे। पायल ने मुस्कुराते हुए उन्हें चाबी का गुच्छा पकड़ा दिया। मनोज ने मुस्कान भरे शब्दों में उसकी तारीफ की, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पायल ने हल्के से जवाब दिया, शाम को इंतजार रहेगा। शाम को करीब 7 बजे नितिन फिर से आया। उसने लाल टी शर्ट और नीली जींस पहनी हुई थी। वहीं पायल ने आज घास अंदाज में तैयार होकर एक वेस्टर्न फ्रॉक पहनी थी और उसके लाल नेल पेंट ने उसकी सुंदरता में और भी 4 चंद लगा दिए थे। हालांकि विकास का दिन में 2-3 बार फोन आया था, पर पायल ने उसे नहीं बताया कि शाम को मनोज आएगा। वह विकास से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका मन आज कुछ नए अनुभवों की ओर खींच रहा था। नितिन ड्राइंग रूम में आया, जो खूबसूरती से सजाया गया था। हल्की हल्की सुगंध फैली हुई थी और धीमा संगीत बज रहा था। कमरे की रोशनी हल्की हल्की थी। नितिन मुस्कुराते हुए बैठा। पायल ने मुस्कुराकर पूछा, क्या लोगे? सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ और? मनोज ने जवाब दिया, तुम्हारा जो साथ हो वही सही। पायल हंसते हुए कोक ले आई और कहा, दोस्ती में तो मैं तुम्हारे साथ हूं ही। नितिन ने अपने गिलास से पहले पायल को हल्का सा सिप कराया, फिर मुस्कुराते हुए उसी जगह से कोक पीने लगा जहां पायल ने पिया था। पायल ने भी अपना गिलास उठाया और उसने पहला से पुष्प को देकर खुद भी पीना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मनोज ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे डांस के लिए बोला। दोनों खड़े होकर धीमी रोमांटिक धुन पर डांस करने लगे। डांस करते हुए मनोज का हाथ पायल की पीठ पर था और उसके आसपास का माहौल उन्हें एक अद्भुत एहसास दे रहा था। डांस के दौरान मनोज ने अपना चेहरा पायल के करीब लाने की कोशिश की और पायल ने मुस्कुराकर हल्के से उसका साथ दिया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और एक नजदीकी महसूस कर रहे थे। फिर ना जाने क्या हुआ, शायद मनोज ने कुछ करना चाहा। तभी पायल छिटक कर उससे दूर हट गई।
उसका ज़मीर विकास को धोखा देने को तैयार नहीं हो रहा था। उसने मनोज से जाने को कहा। 1 मिनट को तो मनोज भौचक्का सा रह गया, पर जल्द ही उसे भी महसूस हुआ कि शायद उसका चले जाना ही उचित है। वो सॉरी बोलकर वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े ठीक करके जाने लगा। इस बीच पायल सोफे पर आंख बैंड करके बैठी रही। मनोज ने अपना चेहरा पायल के करीब लाने की कोशिश की और पायल ने मुस्कुराकर हल्के से उसका साथ दिया। अचानक ना जान क्या हुआ, शायद मनोज ने कुछ करना चाहा, तभी पायल छिटक कर उससे दूर है गई। उसका ज़मीर विकास को धोखा देने को तैयार नहीं हो रहा था। उसने मनोज से जान को कहा। 1 मिनट को तो मनोज भौचक्का सा रह गया, पर जल्द ही उसे भी महसूस हुआ कि शायद उसका चले जाना ही उचित है। वो सॉरी बोलकर वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े ठीक करके जान लगा। इस बीच पायल सोफे पर आंख बंद करके बैठी रही। तभी विकास का फोन आया। वह हंसकर बोला, कहाँ हो? क्या मनोज के साथ डेट पर हो? पायल घबराकर बोली, यह क्या कह रहे हो तुम? विकास ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। वैसे मनोज को बुला लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, और मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं। पायल बोली, ये सब कहने की बात है। विकास ने फिर से उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मेरी बात का यकीन करो। अगर तुम चाहो तो मैं ही मनोज को कह दूं कि वह तुम्हारे पास आ जाए। पायल बोली, नहीं, रहने दो, और उसने फोन काट दिया। नितिन भी जाने के लिए गेट पर पहुंच चुका था। वह एक पल के लिए ठेठका पायल उसे एक्टर देख रही थी। वो पलटा और पायल ने सहजता से उसे अंदर आने का इशारा किया और दौड़कर उसके गले लग गई। अब यह एक ऐसा मोड़ था जहां भावनाएं उमड़ने लगी थी। पायल ने मनोज का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। दिल में छुपे अरमान, माहौल का असर और दोनों के बीच एक खास कनेक्शन बना। पायल ने खुद आगे बढ़कर अपने जज्बात जाहिर किए और मनोज ने भी उनका साथ दिया। इस अनुभव ने उनके बीच की दूरी को और घटा दिया। थोड़ी देर बाद जब सारा जोश ठंडा हुआ तो मनोज ने देखा कि उसका मोबाइल बज रहा था। विकास का कॉल था। विकास ने कहा, पिछले कुछ देर से तुझे कॉल कर रहा हूं, कहाँ है तू? मनोज ने जवाब दिया, फोन गाड़ी में रह गया था, मैं मार्केट में हूं। विकास ने उसे सुझाव दिया कि वह पायल के पास हो आए, शायद वह अकेलेपन में बोर हो रही हो। मनोज ने जवाब दिया, अच्छा, देखता हूं। फोन रखते ही पायल पीछे से उसके करीब आई और मुस्कुराते हुए बोली, कॉफी लोगे? मनोज के हां कहने पर पायल फौरन किचन में चली गई और जल्द ही कॉफी लेकर आ गई। तब तक मनोज ने खुद को संयत कर लिया था। ड्राइंग रूम में दोनों ने साथ बैठकर कॉफी पी। उनके दिलों में कई एहसास थे, लेकिन रात के 10 बज चुके थे। मनोज ने सोचा कि देर हो रही है, इसलिए विदा लेने का इरादा किया। जाते समय दोनों फिर एक बार गले लगे, मानो कई दिनों से बिछड़े हों। पायल ने मनोज के कान में फुसफुसा कर कहा, आज यहीं रुक जाओ। चाहता तो मनोज भी यही था, पर यह कैसे संभव था? खैर, नितिन बाहर निकाला और पायल ने भी घर लॉक किया और सीधे बाथरूम में चली गई। शावर के ठंडे पानी ने नहाकर खुद को तरोताजा किया कि तभी अचानक उसका बाहर रखा मोबाइल बजा। पायल ने सोचा कि विकास होगा तो वो केवल तौलिया लपेटकर मोबाइल सुनने लगी। फोन पर नितिन था। वो बोला, गेट खोलो। मतलब नितिन वापस आ गया था। पायल ने तौलिया लपेटे ही साइड होकर गेट खोला। मनोज अंदर आ गया। मनोज बोला, मैंने पिंकी को बोल दिया है कि मेरी एक पार्टी बाहर से आई हुई है, रात को काफी लेट हो जाऊंगा। तभी पायल मुस्कुराती हुई बोली, चलो बेड पर चलो। फिर से वही हुआ। अब मनोज को जाना था। रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए वो पायल को गुड नाइट बोलकर बाहर निकल गया। पायल भी काफी थकी हुई महसूस कर रही थी, तो उसे भी नींद आ गई और वो सो गई। सुबह 7 बजे पायल की आंख खुली। वहां की हालत बता रही थी कि यहां पर क्या हुआ है। पायल ने जल्दी से बेड शीट बदली। 2-3 हैंड टॉवल नीचे पड़े थे, जो कुछ और ही सबूत बयां कर रहे थे। पायल ने जल्दी से उनको धोकर सूखने के लिए डाला। वह काम वाली के आने से पहले घर ठीक करना चाहती थी। उसने और मनोज ने यह तय कर लिया था कि विकास को यह कहना है कि मनोज 8 बजे करीब आया था और कॉफी पीकर चला गया था। यह सच है कि बेवफाई बहुत होशियार बना देती है।
दोपहर को पिंकी को आना था। पायल ने टाइट जीन्स और टॉप पहने और छोले भटूरे की तैयारी करके रख ली। उसने एक फ्रूट बियर भी ठंडी कर ली। पता नहीं पिंकी लेती होगी या नहीं। दोपहर 2 बजे करीब पिंकी आई। उसने लॉन्ग स्कर्ट और टॉप पहने था। पायल ने पिंकी को प्यार से गले लगाया, जिसका पिंकी ने भी उतनी ही गर्मजोशी से जवाब दिया। पायल ने सेल्स गर्ल को लंच पर भेज दिया और लंच ब्रेक का बोर्ड लगाकर बुटीक बंद करके अंदर आ गई। पिंकी ने उसके घर की तारीफ की और बेडरूम में बेदखली से लेट गई। पायल भी उसके पास ही लेट गई और उससे पूछा, क्या पिएगी? पिंकी बोली, कुछ भी। पायल बोली, बियर? पिंकी हंसकर बोली, फ्रूट बियर ले लूंगी। पायल किचन से 2 गिलास में करके ले आई। पिंकी बोली, विकास ड्रिंक करते हैं क्या? पायल बोली, हाँ कभी कभी, और मैं भी उनका साथ दे देती हूं। पिंकी बोली, यही सेम सिचुएशन मेरी भी है। पायल उठी और बिस्की की बोतल ले आई और थोड़ी थोड़ी दोनों गिलास में टपका दी। दोनों के बीच खुलकर मजाक भी हो रहे थे। अब दोनों को नशे का सुरूर भी हो गया था। पिंकी ने अचानक पायल को अपने करीब किया और दोनों बेड पर आ गई। अब यह खुमारी और बढ़ती कि तभी विकास का फोन आ गया। वह एयरपोर्ट से घर आ रहा था। दोनों ने सब कुछ ठीक किया और पायल ने किचन में जाकर फटाफट भटूरे बनाए और दोनों ने लंच किया। विकास आने को था, इसलिए पिंकी फिर आने को बोलकर चली गई। विकास ने आते ही हंसकर पूछा, कैसा रहा? तो पायल अनजान बनती हुई बोली, क्या कैसा रहा? विकास बोला, कुछ नहीं। फिर विकास भी बैंक चला गया और पायल की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वह भी अपना बुटीक सेल्स गर्ल पर छोड़कर 1 घंटा को सो ली। शाम को विकास 6 बजे तक आ गया और बोला, आज डिनर बाहर करेंगे। पायल ने जीन्स और शॉर्ट टॉप पहना, जो विकास को बेहद पसंद आया, क्योंकि इसमें उसकी खूबसूरती झलक रही थी। दोनों शहर के बाहर एक रिसोर्ट में बने रेस्टोरेंट में गए। यहां विकास ने पायल के लिए एक सरप्राइज रखा था। वहां मनोज भी मौजूद था। मनोज को देखते ही पायल चौंकती हुई बोली, अच्छा तो यह शरारत तुम्हारी है। खैर, तीनों ने डिनर किया। बाहर आने पर गाड़ी में बैठते हुए देखा कि मनोज की गाड़ी पंक्चर है। अब इस समय टायर बदलने का मनोज का मन नहीं था, इसलिए वो बोला, मैं टैक्सी से चला जाता हूं, गाड़ी कल मंगा लूंगा। विकास बोला, टैक्सी से क्या जाओगे, आओ हम तुम्हें छोड़ देंगे। नितिन पीछे बैठने लगा तो विकास बोला, आगे ही बैठ लो, गाड़ी में आगे काफी स्पेस है। अब पायल बीच में और विकास और रुषा बगल बगल। विकास फुल मस्ती के मूड में था। उसने चलती गाड़ी में पायल को टच करना चाहा, तभी पायल ने डांट दिया, चुपचाप गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। विकास मनोज को भी घर ले आया और बोला, कॉफी पीकर जाना। पायल कॉफी बनाने किचन में गई तो विकास भी उसके पीछे पीछे आ गया और मजाक में उसे छेड़ने लगा। पायल भी कुछ अलग ही फील कर रही थी, तो वो बोली, मनोज को घर क्यों ले आए? पहले इसे भेज दो, फिर हम मस्ती करेंगे। इतने में बाहर से मनोज की आवाज आई, क्या मैं भी कॉफी बनवाने में मदद करूं? असल में वो एक बार किचन में झांक कर गया था और सब कुछ देखकर चुपचाप बाहर जाकर बैठ गया था। विकास ने पायल को कहा, मैं जा रहा हूं, तुम कॉफी लेकर आ जाओ। पायल बोली, ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आती हूं। बाहर आकर उसने देखा तो विकास और नितिन की हंसने की आवाज आ रही थी। पायल कॉफी लेकर बाहर आई, उसका सौंदर्य झलक रहा था, पर अब पायल को नितिन से भी कोई पर्दा नहीं था। दोनों को कॉफी देकर वो भी वहीं बैठ गई। नितिन उसे एक्टर देखे जा रहा था कि तभी विकास ने उसे टोक दिया, क्यों भाई, नजर लगाएगा क्या? उसकी बात सुनकर नितिन झिम गया। पायल भी विकास और नितिन को ऊपर से नीचे देखते हुए उनकी ओर इशारा करके जोर से हंसी। कॉफी पीते पीते नितिन विकास से बोला, तुम दोनों जो किचन में कर रहे थे वो यहां करके दिखाओ, तो मैं तुम दोनों को आज की डिनर पार्टी दूंगा। विकास बोला, डिनर पार्टी के बिना भी हम ऐसा कर सकते हैं। पायल उसकी नीयत जान गई थी और जैसे ही वो तेजी से अंदर जाने लगी तो विकास ने बीच में ही उसे पकड़ लिया। उसने मनोज से कहा, जरा म्यूजिक लगा दो, हम दोनों आज तुम्हें डांस करके दिखाते हैं। डांस म्यूजिक चल गया। मनोज ने लाइट भी डिम कर दी थी।
और विकास के पास आ गया जो पायल के साथ डांस कर रहा था। विकास ने मनोज को भी इशारा किया। वो भी पायल के पीछे आकर डांस करने लगा। तीनों के करीब होने पर माहौल में एक नई गर्माहट आ गई। पायल ने खुद को संयमित रखने की कोशिश की, लेकिन विकास ने उसे पूरी तरह से खुशी देने का मन बना लिया था। डांस करते करते विकास अब सबको लेकर बेडरूम में गया। तभी पायल बोली, विकास तुम भी अंदर आ जाओ। आज की यह शाम तीनों की जिंदगी में यादगार बन गई थी। तभी मनोज ने देखा कि पिंकी के 10 से 12 मिस्ड कॉल हैं। मनोज पायल और विकास से इजाजत लेकर तुरंत ही चला गया। अगले दिन मनोज ने पायल को फोन करके बताया कि पिंकी को शायद कुछ शक हो गया है, पर मैं किसी भी कीमत पर तुम दोनों की दोस्ती को छोड़ना नहीं चाहता। मनोज चाहता था कि पायल किसी भी तरह पिंकी को भी अपनी दोस्ती में शामिल करे। पायल को यह ठीक नहीं लगा कि वह पिंकी से इस बारे में कैसे बात करे, क्योंकि पायल जो भी करती है अपने मन से करती है। वह पिंकी से इस बारे में कैसे बात करें। फिर भी उसने मनोज को कहा, ठीक है, मैं उससे बात करूंगी, और उसने पिंकी को फोन मिलाया। नितिन ठीक कह रहा था। पिंकी बहुत अपसेट थी। वो बोली, बस तू घर आ जा, मेरा मन नहीं लग रहा। पायल ने उससे कहा, मैं तो बुटीक छोड़कर दिन में नहीं आ सकती। ऐसा कर तू ही मेरे पास आजा। पिंकी 2 बजे करीब आ गई थी। साथ में डोमिनोज से 2 पिज्जा भी लाई थी। दोनों तुरंत ही अंदर चली गई। पायल ने सेल्स गर्ल को बोल दिया कि अगर कोई बहुत जरूरी बात हो तो ही उसे फोन करे। पायल ने फटाफट कोल्ड कॉफी बनाए और दोनों ने बेड पर बैठकर ही खाया पिया। जब दोनों आराम करने लगीं तो पायल ने उससे पूछा, क्या हुआ? वो रुआंसी होकर बोली, अब मनोज मेरा ध्यान नहीं रखते। उसकी सारी शिकायत यही थी कि नितिन रोज रात को लेट आते हैं और उससे वैसे प्यार नहीं करते जैसे पहले करते थे। उसका मन डर रहा है कि कहीं उनका कोई चक्कर। पायल ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हमारी तरफ से भी उतना ही प्रेम चाहिए। हमें भी उनके साथ नए नए तरीके से प्यार जताना चाहिए। सोचो, अगर हमसे उन्हें वह प्यार नहीं मिलेगा तो उनका मां कहीं और भटक सकता है। पिंकी बोली, रोज नए नए तरीके से क्या मतलब? तभी पायल ने उसे एक किताब दिखाते हुए बोली, क्या तूने इसे पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी तो यूट्यूब पर जाकर इस मूवी को देख और कुछ सीख। पिंकी बोली, चल तू ही दिखा दे, ऐसा क्या है इस मूवी में? तब पायल ने अपना टैब खोला और उसे मूवी लगाने लगी। तभी पिंकी को झिझकती हुई बोली, इसमें तो ये कुछ नया ही बता रहे हैं। हालांकि मैंने इस बारे में सुन रखा है। विदेशों में तो यह आम बात है, पर यहां कहां तो ऐसा कपल मिलेगा। और किसी अनजाने पर भरोसा नहीं कर सकती। इसी बीच पायल के टैब पर मूवी भी शुरू हो गई। पिंकी ने बहुत जोर से उसका हाथ पकड़ रखा था। पिंकी मूवी देखती हुई बोली, आजकल 3-4 दिनों से मनोज भी ऐसा ही कुछ नया आजमाने की जिद कर रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि कोई ऐसा कैसे करता होगा। अब पायल को लगा कि पिंकी को सब अच्छे से समझाना पड़ेगा। उसने स्क्रीन बंद किया और उसे अच्छे से समझाने के लिए पिंकी के और करीब हो गई। फिर बहुत देर बाद दोनों हंसते हुए अलग हुई और लेटे लेटे ही बात करने लगी। पायल ने पिंकी को समझाया कि वह कैसे अपनी शादीशुदा लाइफ को ज्यादा एंजॉयबल और रोमांटिक बनाए। पायल बोली कि अगर मनोज ऐसा चाहता है तो उसी से कह दो कि कोई ऐसा कपल ढूंढे, पर वह पिंकी के ही पसंद का होना चाहिए और अच्छे परिवार का हो। पायल ने उसे बताया कि जब भी तुम दोनों साथ हो तो किसी और के बारे में भी बात कर सकते हो, इससे तुम्हें कुछ नया अनुभव होगा। पिंकी बोली, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात बताओ। हमने एक दिन ऐसा किया था तो मनोज ने तेरा और मैंने विकास का नाम लिया था और उस दिन का अनुभव सबसे अलग था। पायल ने कहा, विकास पर निगाह मत रख। अगर उसे मालूम पड़ गया तो वो तो वैसे ही तुझे पसंद करता है। इस पर पिंकी हंसकर बोली, तो क्या हुआ? मनोज भी तो तुझे पसंद करता है। अब जब मामला जम गया था, दोनों ने फिर यह प्रोग्राम बनाया कि इस शुक्रवार की शाम कहीं बाहर चलते हैं। शनिवार और रविवार को बैंक बंद होगा। फिर हम कुछ मस्ती करेंगे। रात को उन्होंने अपने पतियों से खजुराहो घूमने का कार्यक्रम बनाया और योजना बनाई कि शुक्रवार को निकलेंगे और सोमवार सुबह तक लौट आएंगे।
ताकि उन्हें पूरे 2 दिन का समय मिल सके। पायल और पिंकी दोनों ने ब्यूटी पार्लर जाकर खुद को तैयार किया, जैसे कि किसी खास मौके के लिए। दोनों ने हाथों पर मेहंदी भी लगवाई और खुद को ताजगी भरे अंदाज में निखारा। अब दोनों की खूबसूरती नई दुल्हन की तरह हो गई थी। खजुराहो के होटल में बुकिंग की जा चुकी थी। शनिवार सुबह 5 बजे सभी लोग विकास की कार में यात्रा पर निकल पड़े। सभी ने हल्के और आरामदायक कपड़े पहने थे और नाश्ते का इंतजाम भी पहले ही कर लिया गया था। यात्रा के दौरान गाड़ी में हसीन जाग का माहौल था और सभी ने हल्के फुल्के जोक्स का आनंद लिया। पायल और पिंकी ने यह पहले ही तय कर लिया था कि क्या पहनना है। यह आइडिया पायल का था, क्योंकि इससे पहले एक बार मनाली जाते समय उसने ऐसे कपड़े पहने थे। गाड़ी में हंसी मजाक जोरों पर था और नितिन के पास तो जोक्स का खजाना था। एक जगह एकांत देखकर नितिन पीछे आ गया और पायल आगे चली गई। अब पीछे नितिन और पिंकी दोनों थे और कुछ ही देर बाद दोनों अब थक कर सो गए। ऐसे ही मस्ती के मूड में वो लोग खजुराहो पहुंचे और होटल में चेक इन करके लंच लेकर दोपहर को सो गए, क्योंकि शायद उन्हें रात भर जागना था। शाम को वो लोग मंदिर घूमने गए, जहां उन्होंने खजुराहो की प्रसिद्ध मूर्तियां का आनंद उठाया। रात को 10 बजे उन्होंने डिनर ऑर्डर किया और सब कामों से निपटकर 8 बजे मनोज के रूम में इकट्ठे हुए। मनोज ने अपने लैपटॉप पर डांस म्यूजिक बजाना शुरू किया और कमरे में मोगरे की खुशबू फैल रही थी। रोशनी हल्की थी, जिससे माहौल और भी खास बन गया था। विकास ने कुछ ड्रिंक्स पेश करने का सुझाव रखा। 4 पेग तैयार हुए और बातचीत के दौरान नॉन वेज के बारे में चर्चा होने लगी। एक पेग के बाद उन्होंने दूसरा पेग भी तैयार किया। पायल और पिंकी ने थोड़ा मना किया, लेकिन मनोज ने उनके लिए हल्का पेग बनाकर पेश किया। विकास और मनोज ने थोड़ा ज्यादा लिया, जिससे उन पर हल्का नशा चढ़ने लगा था। हालांकि पायल और पिंकी ने अधिक नहीं पिया था, फिर भी वे पूरी तरह से इस माहौल का आनंद ले रही थी। इसके बाद चारों ने डांस करना शुरू किया, जो कि एक मजेदार और खुशनुमा पल बन गया। सबने मिलकर म्यूजिक के साथ अपने पैरों को थिरकाया और इस खुशी के पल का भरपूर आनंद लिया। अब मनोज ने माहौल को और बेहतर बनाने के लिए लाइट लगभग बंद सी ही कर दी, बस इतनी रोशनी थी कि कोई से टकराए नहीं। कुल मिलाकर यह कहें कि अब आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। तभी रूम के अंदर का इंटरकॉम बस उठा। सब अलग अलग हो गए। रेस्टोरेंट से फोन था। डिनर का ऑर्डर कंफर्म कर रहे थे। डांस करते करते सब अपने अपने मकसद में जुट गए जिसके लिए वो यहां आए थे। पूरा माहौल रोमांटिक हो रहा था। फिर सब नहाने चले गए। इतने में डिनर के लिए फोन आ गया। इन 2 दिनों में सबने खूब एंजॉय किया। फिर वापस आकर चारों ने दोस्ती की कसम लेकर यह वादा किया कि अब सिर्फ हर शनिवार को ही मिला करेंगे और इस बीच कभी कुछ नहीं। ऐसा इसलिए भी जरूरी था कि इन रिश्तों में परस्पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम काजल है। मैं एक खूबसूरत और एकदम गोरी चिट्टी लड़की थी। मेरा बचपन से एक ही सपना था कि मैं एक हैंडसम और अमीर लड़का से शादी करूं। मेरे पापा हर रोज नए नए रिश्ते देखते रहते। उन्होंने मेरी शादी एक 15 साल के बच्चे से करवा दी। हालांकि वह बहुत अमीर था, लेकिन एक औरत को पैसे के अलावा और भी कुछ चाहिए होती है। मेरे 15 साल के पति में वह सब खुशी देने की ताकत नहीं थी। तभी मैंने घर में एक नौकर को देखा। नौकर का नाम अभिषेक था। अभिषेक भी काफी तंदुरुस्त और जवान था, इसीलिए मैं उसके पास जाने लगी। एक दिन खाने के बाद में वह नौकर अपने कमरे में सो रहा था। तब मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैं धीरे धीरे अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उस वक्त वह भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सका। और फिर पूरी रात। दोस्तों, मेरा नाम काजल है और मैं देखने में बहुत खूबसूरत और हसीन हूँ। मैं 28 साल की हूँ और मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरा घर कानपुर एक छोटा सा गांव में है, जहाँ हम अपने माता पिता के साथ 4 बहनें रहते हैं। हम बहुत ही गरीब थे। घर की हालत बहुत खराब थी। मेरे पिताजी खेत में काम करके कुछ पैसे लाते, जिसमें से वह कुछ पैसों का शराब और ताश खेलते थे।
कभी कभी तो वह सारे पैसे ताश में हार जाते थे। अगर माँ इस बात पर पिताजी से कुछ कहती तो पिताजी माँ को पीटने लगते थे। माँ कहती कि घर में 4-4 बेटियां हैं, उसका घर कैसे बसे, यह सोचने के बजाय मुझसे झगड़ा करते हो। माँ की बात पर पिताजी को और गुस्सा आ जाता, फिर वह ज्यादा पीटने लगते थे। पिताजी के इस व्यवहार से माँ बहुत चिंतित रहने लगी थी। फिर उसने भी पड़ोस के घरों में काम करने जाने लगी। माँ के लाए पैसों से तो घर चल जा रहा था, लेकिन वह पैसों से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आजकल बिना दहेज किसी की भी शादी नहीं होती है और हम तो बहुत गरीब थे। अपनी माँ को चिंतित देखकर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने भी दूसरे के घरों में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, पूछा करना, साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। माँ मुझसे कहती कि बेटी तुम रहने दो, मगर घर की हालत देखकर मुझे बहुत रोना आता था। पिताजी हर रोज शाम को शराब पीकर आते और माँ के साथ उल्टा झगड़ा करते। मैं अपने 4 बहनों से बड़ी और जवान हो चुकी थी, इसीलिए मुझे यह सब कुछ बहुत बुरा लगता था। मैं जिस घर में काम करने जाती थी, वहां के मालिक भी मुझे बुरी नजर से देखता था, क्योंकि भले ही मैं गरीब थी, लेकिन खूबसूरती के मामले में मैं बहुत ही अलग थी। मैं इतनी खूबसूरत थी कि जो भी मुझे देखा मेरा दीवाना हो जाता। वैसे भी बड़े लोग हमेशा से गरीब को अपनी पैरों की ज्योति समझते आए थे। वह यह नहीं देखते थे कि वह कितनी मजबूरी में यह काम कर रही है। उसे तो बस उससे अपनी हसरत पूरा करना होता था। मेरे मालिक की भी यही इच्छा नजर आ रही थी, जिसे मैं बखूबी समझ सकती थी, पर घर की हालत की वजह से मुझे वहां काम करना पड़ रहा था। वैसे भी यह तो हर अमीर आदमी की फितरत में होती है। मैं जिस घर में भी काम करने जाती, वहां भी मुझे यह सब कुछ सहना पड़ता। अब ऐसे ही 3 महीने गुजर गए थे। फिर एक दिन मेरे पिताजी के साथ एक बहुत अमीर लड़का हमारे घर पर आया। वह 15 साल का लग रहा था। वह मेरे पिताजी से कहने लगा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि तुम अब भी बच्चे हो और मेरी बेटी 28 साल की, भला मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कैसे कर सकती हूँ। वह लड़का कहने लगा कि देखो, इसके बदले में मैं तुमको बहुत सारे पैसे दूंगा, जिससे तुम अपनी बाकी बेटियों की भी शादी आराम से कर सकते हो। उसकी यह बात सुनकर मेरे पिताजी हाँ कर दिए, क्योंकि उनको तो पैसों से मतलब था। वैसे भी वह लड़का पैसे ज्यादा दे रहा था। मेरी शादी एक 15 साल के बच्चे से तय कर दिया गया। मैं यह सब कुछ देखकर परेशान हो गई और रोने लगी। मुझे अंदाजा लग चुका था कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। मैं सोच रही थी कब वह बच्चा बड़ा होगा और मेरे अरमान को पूरा करेगा, क्योंकि एक स्त्री को वह सब नहीं मिलता तो जीने का कोई मतलब नहीं। माँ भी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन उस आदमी के दिए पैसे से बाकी मेरी 4 बहनों की भी शादी हो जाती, इसलिए माँ भी इस रिश्ते से मान गई। मेरी माँ जानती थी कि इतनी गरीबी में वह अपने बेटियों का घर नहीं बसा पाएगी। मैंने एक नजर अपनी बहनों की तरफ देखा तो मुझे लगा कि अगर मुझे अपनी जिंदगी खराब करके बाकी बहनों का घर बस सकता है, तो मैं अपनी जिंदगी खराब करने को तैयार हूँ। मैं इस शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी। फिर 5 दिन के बाद ही मेरी शादी एक 15 साल के बच्चे से हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे पति का नाम राज था। वह बहुत ही अमीर था और मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैंने अपने पति से कहा कि आपने इतनी उम्र में मुझसे शादी क्यों की। तब मेरे पति ने बताया कि मुझे बीमारी है और मैं अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, न मेरे माँ बाप हैं और ना कोई मेरा भाई है। इसीलिए मैं तुमसे एक बच्चा चाहता हूँ जो सारे पैसे, सारी जमीन जायदाद और इस घर का वारिस बन सके। मेरे पति कहने लगे, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक वारिस की जरूरत है जो मेरे संपत्ति को देख रेख कर सके। आज मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि अब इस उम्र में मुझसे कोई भी लड़की शादी करने को तैयार नहीं होती। एक दिन तुम्हारे पिताजी के मुंह से मैंने सुना कि उसकी 4 बेटी हैं,
लेकिन वह बहुत गरीब है। वह अपनी बेटियों की शादी नहीं करवा सकता। तभी मेरे मन में यह ख्याल आया कि एक आखिरी बार कोशिश करता हूँ, शायद मुझे औलाद का सुख मिले। और देखो, तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आ गई। मेरे पति का घर बहुत बड़ा था। मैं एक छोटे घर से उठकर सीधे बड़े घर में आ गई थी। लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि एक 15 साल का बच्चा बाप कैसे बनेगा। क्या उसमें इतनी ताकत है कि मेरी जज्बातों को पूरा कर सके? लेकिन इतनी उम्र के पति मुझसे कैसे प्यार करेंगे? यह सब सोचकर मैं बहुत हैरान थी। मेरे ससुराल में एक नौकर काम करता था। वह अभी 22 साल का खूबसूरत और तंदूर ताकत वाला नौजवान था। अभिषेक को मेरे पति ने रहने के लिए एक रूम दे दिया था, जिसमें वह रात को सोता था और दिन में घर के सारे काम करता था। मेरे पति ने कहा कि चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखा देता हूँ, अब इस घर की मालकिन तुम ही हो। मेरे पति ने मुझे सारा घर दिखा दिया और फिर मुझे अपने कमरे में लेकर चला गया। वह कमरा बहुत ही अच्छा से सजाया गया था। धीरे धीरे समय बिता गया और रात हो गई। रात का खाना मेरे पति ने अपने हाथों से बनाया था। खाने में कई तरह की मिठाइयाँ थी। खाना मुझे मेरे पति ने अपने साथ से खिलाया था, क्योंकि उस घर में हम 3 लोग के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन मेरे पति इतने उम्र के थे कि मुझे उनके सामने बहुत ही शर्म महसूस होती थी। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती थी। कुछ ही देर में मेरे पति भी कमरे में आ गए। वह मुझसे कहने लगे कि देखो, शर्माओ मत, अब तुम मेरी पत्नी हो। भले ही तुम्हारी उम्र अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब से तुम्हारा इस घर के साथ साथ मुझ पर भी अधिकार है। आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं बिस्तर पर यूं ही बैठी सोच रही थी कि 15 साल का बच्चा क्या कर लेगा। तभी मेरे पति भी मेरे पास आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वह मुझसे प्यार करने लगे, लेकिन मैं देख रही थी कि वह इस हालत में नहीं थे, क्योंकि उनकी सांसें फूल रही थी और वह हाँफ रहे थे। मेरे पति औलाद पाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उनमें इतना दम नहीं था कि वह औलाद पैदा कर सके। बहुत कोशिशों के बाद भी उनसे कुछ नहीं हो पाया। फिर आखिर में वह थक कर सो गए। अपने पति का यह हाल देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। मैं सोचने लगी कि अगर इनका ऐसा ही हाल रहा तो यह बाप कभी नहीं बन पाएंगे और ना ही मुझे कभी मां बनने का सुख प्राप्त होगा। इन सब के अलावा मैं अब भी जवान और खूबसूरत थी, इसलिए मैं भी अपने जवानी का भरपूर आनंद लेना चाहती थी, क्योंकि अगर किसी औरत को शादी के बाद भी वह खुशी अपने पति से न मिले जिसका वह हकदार है, तो उसका जीवन किसी मरुस्थल की भांति हो जाता है, जहां ना तो पानी होती है और ना ही पेड़ पौधे उग पाते हैं। मैं किसी तरह मन में सब्र रखकर सो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं बिस्तर से उठकर कमरे के बाहर चली गई। उस वक्त मैंने देखा कि अभिषेक घर में पूछा कर रहा था। वह मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा। मैं सोचने लगी, कहीं अभिषेक को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। मैं अपनी नजरें झुकाए बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद जब मैं बाहर आई, तब भी मैंने देखा कि वह मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मैं उसे नजरअंदाज करके किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद मैं अपने 15 साल के बच्चे को कहने गई कि नाश्ता तैयार हो गया है। मेरे पति ने कहा कि टेबल पर रखो, हम साथ में वहीं पर नाश्ता करेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। आज रात को फिर मैं अपने पति के साथ कमरे में थी। वह आज भी जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह आज भी नाकाम रहे। फिर मैंने उनसे कहा कि आपको औलाद चाहिए, लेकिन आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो आपको वारिस कैसे मिलेगा? वह मेरी बात को सुनकर अपना चेहरा नीचे कर लिए। उन्हें एहसास हो चुका था कि वह इस उम्र में शादी करके गलती किए थे। वह अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दिए थे। वह यह नहीं जानते थे
कि इस उम्र में उनसे यह सब कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ देर के बाद मैंने एक नजर अपने पति की तरफ देखा तो वह गहरी नींद में सो चुके थे। मैं जवान थी और मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन वह सब मेरे लिए अब एक सपना बन गया था। उस वक्त मेरे अंदर जो हव भड़क चुकी थी उसे मैं चाहकर भी शांत नहीं कर पा रही थी। मुझे अपने किस्मत पर रोना आ रहा था। फिर यूं ही मन को मनाकर करवट बदल बदल कर सो गई। इसी तरह शादी के 6 महीने बीत गए, लेकिन मैं अपने पति से कोई भी सुख नहीं मिला था। मैं यूं ही बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर रात गुजार देती थी। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन मेरे अंदर भी वह सारी ख्वाहिशें थीं जो बाकी लड़कियों और औरतों के अंदर होती हैं। एक दिन मैं अपने पति को कमरे में रोते देखा तो मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं। फिर वह कहने लगे कि अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं, पर अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाया। लगता है मेरे नसीब में औलाद का सुख ही नहीं लिखा है, लेकिन मुझ में ही वह ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ अपने सपने को पूरा कर सकूं। मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। उस वक्त मैं उनको तसल्ली दे रही थी, लेकिन मेरे अंदर भी दुखों का एक समुंदर बह रहा था जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। अगले दिन सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तब मैंने देखा कि नौकर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में एक अलग ही बात थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे बहुत प्यार करता हो। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछा, अभिषेक, तुम हर दिन मुझे देखकर इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हो। अभिषेक बात को काटते हुए कहने लगा कि नहीं मालकिन, बस ऐसे ही। मैंने कहा, अभिषेक, आखिर कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा जिससे तुम हर रोज इसी तरह से मुझे देखकर मुस्कुराते हो। वह कहने लगा कि मालकिन, आप इतनी जवान और खूबसूरत है, फिर भी आपने मेरे 15 साल के मालिक से शादी क्यों की। क्या वह आपको वह खुशी दे पाते हैं जो आप चाहती हैं। अभिषेक की यह बात सुनकर लाचार होकर मैं वहां से चली गई, लेकिन उसकी बात मेरे पूरे जहन में किसी सुई की तरह छुप रही थी। मैं अपने कमरे में आकर उसकी कही हुई बातों को सोचने लगी। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि वह तो सच ही कह रहा था। अब मैं अभिषेक के ऊपर ध्यान देने लगी थी। मैं यह देखना चाहती कि वह मुझे किस नजरों से देखता है, आखिर वह मेरे बारे में क्या सोचता है। अगले दिन से मैं अभिषेक के आसपास रहने लगी। तब मैंने देखा कि वह नस चुराकर मुझे ही देख रहा है। वह मेरे करीब आना चाहता था। उसे पता चल चुका था कि मेरे पति के बीच कुछ नहीं हो पा रहा है, इसी का वह फायदा उठाना चाहता था। उस दिन के बाद से मैं भी श्याम के प्यार में पड़ने लगी थी। मेरे कदम डगमगाने लगा था, क्योंकि शादी के इतने महीने के बाद भी मैं अपने पति के प्यार से वंचित थी। मुझे पति से प्यार पाने का ख्वाहिश और मां बनने का सपना टूटते नजर आ रहा था। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि अब वह कुछ ही दिनों के मेहमान थे, क्योंकि मेरे पति को कैंसर था। आखिर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं इस भरी जवानी में एक विधवा की जिंदगी कैसे जीऊंगी। अगले दिन रात के करीब 1 बज रहे थे। तब मैंने देखा कि मेरे पति गहरी नींद में सो चुके थे। फिर मैं चुपके से उठकर श्याम के कमरे में चली गई। मैंने देखा कि वह अभी तक जाग रहा था। शायद वह किसी सोच में गुम था। तभी मैं उसके पास जाकर बैठ गई। वह मुझे इस तरह से अपने पास इतनी रात को देखकर घबरा गया। वह कहने लगा कि मालकिन, आप इतनी रात को यहाँ मेरे कमरे में कोई काम था क्या। मैंने कहा कोई काम नहीं था, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अगर तुम वादा करो तो मैं कहूँ। अभिषेक कहने लगा कि मालकिन, आप कहिए तो क्या बात है, मैं कोशिश करूंगा। यदि मेरे बस में होगा तो फिर मैंने अभिषेक से अपना सारा दुख सुना दिया। मैंने कहा कि अभिषेक, मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक अपने पति के प्यार से वंचित हूँ। वैसे भी मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मुझे कुछ कुछ होने लगा है। मैं तुम्हारे प्यार में पड़ने लगी हूँ।
मैंने कहा कि अभिषेक, मेरी वह इच्छा तुम पूरा करो जो मेरे पति नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मैं अपने पति से वह खुशी पाने की उम्मीद छोड़ चुकी हूं। अब बस तुम्हारा ही सहारा है। अभिषेक कहने लगा कि मालकिन, अगर यह बात मालिक को पता चल गई तो वे मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वैसे भी मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं कि इसके अलावा कोई और काम कर सकता हूं। मैंने अभिषेक से कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, वह सब मैं संभाल लूंगी, क्योंकि इस वक्त मेरे अंदर की पीड़ा से ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं था। फिर मैंने कहा कि तुम एक औरत की भावनाओं को समझो और मुझे वह खुशी दे दो जो मैं तुमसे चाहती हूं, नहीं तो मेरी जिंदगी यूं ही बेकार हो जाएगी। अभिषेक कहने लगा कि मालकिन, कहूं तो मैंने जब आपको पहली बार देखा था तभी मुझे आपसे प्यार हो गया था और आपको देखकर वह सब करने की इच्छा होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मालिक आपके जज्बातों को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। अभिषेक मेरी भावनाओं को समझा और मुझे फौरन अपने बाहों में समेट लिया। फिर मैं भी उसके प्यार के समुंदर में डूबती चली गई। शादी के इतने दिनों के बाद मुझे ऐसा खुशी मिला था, इसीलिए मैं उसे इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर काफी देर तक मैं उसी समुंदर में बहती रही। जब हम दोनों थक गए तब उस समुंदर से बाहर आ गई। मुझे आज अभिषेक से वो खुशी मिला था जिसकी उम्मीद मैं अपने पति से कर रही थी। उस वक्त मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का एहसास हो रहा था। आज मेरा पहली बार था, इसीलिए मुझे थोड़ा दर्द भी हो रहा था, लेकिन यह दर्द उस दर्द से बहुत कम था जो मैं आज तक सहती आ रही थी। मैंने अभिषेक को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आ गई। तब मैंने देखा कि मेरे पति अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं भी बिस्तर पर लेट गई और उसी के बारे में सोचने लगी, लेकिन शरीर की थकान के कारण मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद से मेरे और अभिषेक के बीच वैसा ही चलने लगा था। मैं भी अब बहुत खुश रहने लगी थी, क्योंकि अब मैं अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी। इसी तरह 3 महीने गुजर गए। तब एक दिन अचानक मैं बीमार हो गई। मेरे पति ने डॉक्टर को फोन करके घर पर ही बुला लिया। मुझे देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। फिर वह मुझे कुछ विटामिन की दवाई देकर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद मेरे पति मुझसे कहने लगे कि तुम मां बनने वाली हो, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तब मैंने अपने पति को विश्वास दिलाया कि यह आपका ही बच्चा है, आपकी ही इच्छा थी, न कि आप बाप बने, आपके संपत्ति का वारिस कोई हो। तो देखिए, आज भगवान आपकी सुन लिया और आप बाप बनने वाले हैं। मैंने उनको पूरा भरोसा दिलाया कि मेरा पेट में उन्हीं का बच्चा है। वह यह सब सुनकर बहुत खुश थे और उस दिन के बाद वह मुझ पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे। इसी तरह दिन गुजरते गए और अब मेरी डिलीवरी का समय आ गया। एक दिन मैं घर में काम कर रही थी, तभी अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। उस वक्त मेरे पति घर में मौजूद नहीं थे। तब अभिषेक ने मुझे फौरन से अस्पताल लेकर चला आया। वह फौरन से मेरे पति को भी फोन करके अस्पताल में बुला लिया। 4 घंटे के इंतजार के बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसे देखकर मेरे पति बहुत ही खुश हो रहे थे। उस वक्त भी उन्हें यह नहीं पता था कि यह बच्चा उनका नहीं, अभिषेक का है। मेरे पति को उनका वारिस चाहिए था, जो अब उन्हें मिल चुका था। अब उनके लिए यह जानने की जरूरत नहीं थी कि यह बच्चा किसका है। उन्हें इस उम्र में एक औलाद का सुख प्राप्त हुआ था, उनके लिए यही काफी था और अब वह इसे पाकर बहुत खुश थे। कुछ देर बाद हम अस्पताल से घर आ गए। अभिषेक के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि वह अब बाप बन चुका था। अगले दिन सुबह मैं जब उठी तो मैंने देखा कि मेरे पति अभी तक सो रहे थे, जबकि हर दिन वह जल्दी ही उठकर बाहर चले जाते थे। जब मैं उन्हें उठाने लगी तो उनका सर एक तरफ लुढ़क गया। ये देखकर मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी मेरी नजर पास में रखे हुए एक चिट्ठी पर पड़ी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, काजल,
मैं जानता हूँ कि यह बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि उस रात जब तुम अभिषेक के कमरे में गई थी तभी मैं समझ गया था कि तुम अभिषेक से अपनी ख्वाहिश को पूरी करने लगी हो। मुझे इस बात से कोई दुख नहीं है कि तुम अभिषेक के साथ वह सब करती हो, क्योंकि गलती तो मेरा था जो मैंने इस उम्र में तुमसे शादी किया। मुझे बच्चे की ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने शादी किया। मैं अब उस लायक नहीं हूं कि मैं तुम्हें वह खुशी दे सकूं। काजल, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम से कर रहा हूं, ताकि तुम इसे अच्छे से अपने बच्चे के साथ संभाल सको, और हो सके तो अभिषेक के साथ अपना घर बसा लेना, ताकि तुम्हें भी किसी सहारे की कमी महसूस ना हो। मैं यह सब पढ़कर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने अभिषेक को आवाज दिया। वह फौरन से डॉक्टर को फोन करके बुला लिया। डॉक्टर ने बताया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको कैंसर की बीमारी थी। यह अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं गहरी सदमे में आ गई। मैं जोर जोर से रोने लगी। इस घटना के 1 महीने बाद मैंने अभिषेक से शादी कर ली। वह भी एक अच्छा इंसान था जो हर किसी के भावनाओं का सम्मान करता था। मैं फिर से उसी घर में अभिषेक की पत्नी बनकर रहने लगी। अभिषेक भी बहुत खुश था, क्योंकि वह भी मुझे बेहद प्यार करता था। मैंने अभिषेक से कहकर अपने माँ बाप और 4 बहनों को भी यहीं बुला लिया। माँ कहने लगी कि तुम्हारे पिताजी भी अब शराब नहीं पीते। यह सुनकर मैं और ज्यादा खुश हो गई। हमने अपने पूरे परिवार के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी और अब हमारा हर दिन खुशियों से भरा रहता था। और मेरी बाकी की 4 बहनों को भी अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी करवा दी और कुछ दिनों बाद मेरी एक बेटी हो गई और हम अब बहुत खुश थे, क्योंकि अब हमारे घर में एक बेटा और बेटी आ गया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।